ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 88। चैप्टर 7 हम स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस लेसन में हमने रेस्पिरेशन को स्टडी किया था। रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें CH बॉन्ड्स ऑफ फूड is broken by oxidation reduction reaction। ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस करते हैं और CH बॉन्ड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से फूड के अंदर जो पाया जाता है CH बॉन्ड उसको तोड़ते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्रोड्यूस होते ही हैं, साथ ही साथ में एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये प्रोसेस जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस है, दिस इज़ ऑल्सो नेम्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है और फूड ऑक्सीडाइज होके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है एंड ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस्ड इनटू वाटर। बच्चों, फिर हमने कहा था कि ग्लूकोज इज़ द फ्यूल, बेसिक फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। ये वो केमिकल है जिसके ऊपर A to Z सारे का सारा रिएक्शन होना है रेस्पिरेशन का। फिर हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Aerobic respiration is a type of respiration which occurs in the presence of oxygen. In this aerobic respiration क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, CH bonds are completely broken down. This process occurs in 2 phases. First phase में ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है into 2 molecules of pyruvic acid. Then pyruvic acid is converted into carbon dioxide, water and energy. You can see here कि सारे के सारे CH bonds break हो चुके हैं. No CH bond is left. The final product is CO2, carbon dioxide. ठीक है बेटे? इसके बाद the second type is named as anaerobic respiration. Anaerobic respiration is the type in which occurs in the absence of oxygen. ये भी बिल्कुल इसका भी फर्स्ट जो स्टेप है that is similar to aerobic respiration, that is the conversion of glucose into 2 molecules of pyruvic acid. और फिर pyruvic acid फर्दर कैसे ब्रेक होगा, कौन ब्रेक करेगा? It depend on the organisms, anaerobes, और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स की बेस पे हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्दर 2 बड़ी टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ नेम्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज़ नेम्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं जी बहुत सारे बैक्टीरिया और यीस्ट सेल करते हैं, और इस प्रोसेस में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को चेंज कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेकिंग में बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो डो तैयार की जाती है उसकी फर्मेंटेशन का बेसिक मैकेनिज़्म है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद बेटे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कब होती है? इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज भी हो सकती है, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी करते हैं
जो दूध में पाए जाते हैं, मिल्क में, और मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। होता वहाँ पे क्या है, पायरुविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट्स दोनों में ही, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दोनों टाइप्स में, एक में इथाइल अल्कोहल है C2H5OH और दूसरे में लैक्टिक एसिड जिसका फार्मूला है हमारी C3H6O3 लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। तो आप यहाँ पे CH बॉन्ड्स को देख सकते हैं, CH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। दिस इंडिकेटिंग कि यहाँ पे सारे के सारे CH बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए हैं। तो आज हमारा, उसके बाद बेटे हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन और एनर्जी बजट को नहीं पढ़ना। इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर 7 के लास्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दोनों के कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। तो कैसा मेटाबॉलिज्म है ये, आपने दो बड़ी टाइप्स पढ़ी है ना, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म, डू यू रिमेंबर क्या होता है एनाबॉलिज्म में? यस, द लार्ज कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, लार्जर कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। और जबकि रेस्पिरेशन क्या है, ये एक कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसे कैटाबॉलिक है या कैटाबॉलिज्म है? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे CH बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए। और कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपने पढ़ी है जिसमें हमने कहा था कि लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, राइट बच्चों। तो photosynthesis is an anabolic reaction while respiration is a catabolic reaction. This is the first character. अब सेकेंड है एनर्जी। क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी या एनर्जी इन्वेस्ट होगी? फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू मेक द बॉन्ड एनर्जी। CH बॉन्ड एनर्जी बनाता है, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस हम क्या कहेंगे? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू मेक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड यानी कि CH बॉन्ड एनर्जी, राइट। जबकि दूसरी तरफ जो बॉन्ड एनर्जी है, CH बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP। पहले वहाँ पर लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको केमिकल एनर्जी भी कहेंगे। एंड दिस केमिकल एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी इज ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू ATP। दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंट है। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? सम बैक्टीरिया। आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया बहुत सारी टाइप के होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कुछ बैक्टीरिया करते हैं, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एलिजिबल हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। वाइल रेस्पिरेशन कौन करता है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स which have life, they will do this process of respiration. All organisms are capable of respiration, while only bacteria, some bacteria, algae and green plants are responsible for the process of
respiration or photosynthesis. Site of occurrence, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, जबकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, राइट। इसके बाद टाइम ऑफ अकरेंस, किस टाइम पे होगी फोटोसिंथेसिस और किस टाइम पे होगी रेस्पिरेशन। तो टाइम ऑफ अकरेंस फॉर फोटोसिंथेसिस इज ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम मीन्स ड्यूरिंग द डे लाइट, जब सोलर एनर्जी मौजूद होती है। जबकि रेस्पिरेशन का क्या टाइम है? एवरी टाइम, हर वक्त होता है, रात को भी और दिन को भी, हर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, एवरी टाइम कर रहे हैं। दिस इज द process which is occurring in all living organisms all the time. So these are the 5 characters 1, 2, 3, 4, 5. First is the metabolism, जिसमें वो ये कह रही हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। फिर एनर्जी इन्वेस्ट होती है या प्रोड्यूस होती है? यहाँ पर तो इन्वेस्ट हो रही है, खर्च हो रही है। कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी इज़ यूज टू मेक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, दैट इज़ CH बॉन्ड की सूरत में स्टोर हो रही है। जबकि दूसरी तरफ बॉन्ड एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP। बॉन्ड एनर्जी जिसको हम CH बॉन्ड कह रहे हैं वो ब्रेक होते हैं और ATP प्रोड्यूस होते हैं। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे हैं? कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और ग्रीन प्लांट्स। जबकि दूसरी तरफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वेल साइट ऑफ अकरेंस कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को करने के काबिल होता है। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में। टाइम ऑफ अकरेंस है ड्यूरिंग डे टाइम, डे लाइट में होता है फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और एवरी टाइम होता है, हर टाइम पे होता है, उसको के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये बहुत ही शॉर्ट है, पॉइंट्स की सूरत में है। बच्चों ये एग्ज़ाम्स में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और आपसे एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, तो आप इन पॉइंट्स की सूरत में सम अप कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो भी देख लेते हैं, अगले पेज पे गिवन है, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। जी बच्चों, अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारा टॉपिक है जिसमें एरोबिक का एनारोबिक के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वाइज डिफरेंस है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो मस्ट है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाद नंबर ऑफ ATPs देखें तो नंबर ऑफ ATPs produced here are 36 ATPs are produced when one glucose molecule is broken in aerobic respiration in the presence of oxygen, तो 36 ATPs produce होंगे, while in anaerobic respiration only 2 ATPs are the final products। 36 ATPs produce हो रहे हैं in the aerobic respiration, while only 2 ATPs are there in the anaerobic respiration। अब फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड
एनर्जी। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। बच्चों आपको पता है कि एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है, यू कैन सी हियर 36 ATPs, जबकि यहाँ पर सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड सारे ब्रेक होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी द फाइनल प्रोडक्ट्स। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड विल बी formed there. Lactic acid are the final products. कुछ थोड़ी सी इनमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी। साइट ऑफ अकरेंस, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, तो ये कंप्लीट होता है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन इन 2 जगहों पे कंप्लीट होती है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है, साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है जी। इम्पॉर्टेंस एरोबिक रेस्पिरेशन की ये है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी है रेस्पिरेशन की। ये टाइप जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द बॉडी। सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखे सारे के सारे CH बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो है CO2 और वाटर है, तो कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगी एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोब्स में थोड़ी सी एनर्जी का ज़रिया तो है ही, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी जो एनारोबिक में प्रोड्यूस होती है, यू कैन सी हियर, बहुत ही थोड़ी होती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोब्स, एनारोब्स वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही साथ में सोर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन वो हैं जिनमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं, लाइक अल्कोहल, चीज़, लैक्टिक एसिड योगर्ट बनाने में। ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी यहाँ पे। एक तरफ तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का ज़रिया है ही, दूसरी तरफ ये अल्कोहल, चीज़ और लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक में येस है और एनारोबिक में नो है। नंबर ऑफ ATPs क्या हैं? 36 ATPs एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। साइट ऑफ अकरेंस है बच्चों इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। इम्पॉर्टेंस इसकी है, दिस इज़ ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत थोड़ी सी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। जब एक ग्लूकोज 36 दे रहा है तो नंबर ऑफ़ ग्लूकोज जब बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ ATPs भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन ना सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनारोब्स, बल्कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इसी प्रोसेस से
तैयार किए जाते हैं, लाइक चीज़, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ये था बेटे चैप्टर 7 का एंड हमारा, ठीक है। और इसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, खुराक लेने का तरीका। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस in which food is obtained or prepared obtained or prepared, absorbed and converted, absorbed and converted into body substances, to get energy, and for the synthesis of new materials, न्यू मटेरियल। अब यहाँ पर बच्चों फूड लेने का तरीका बताया जा रहा है। आप देखिए, ऑब्टेन्ड, प्रिपेयर्ड, एब्जॉर्ब्ड। ऑब्टेन्ड कौन कर रही हैं? फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। जी, ऑब्टेन कर रही हैं एनिमल्स, दूसरों को खा के, दूसरों को पकड़ के जो खुराक लेते हैं, ऑब्टेन है। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर कौन कर रहे हैं? प्लांट्स। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कौन कर रहे हैं? फंजाई। और फिर उसको लेकर, उस फूड को लेकर अपने बॉडी सब्सटेंसेस में चेंज करना ताकि उनसे एनर्जी हासिल की जा सके। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को फर्स्ट पैराग्राफ में ही डिफाइन किया गया है। द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड, प्रिपेयर्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आर द, अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत। ये क्या है? Nutrients are the elements or compounds. Elements or compounds. Elements or compounds that an organism obtain and uses for energy and the synthesis of new molecules.
ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। जी, ये तो एक प्रोसेस था जिसमें यहाँ खुराक दूसरों से ली जा रही है या तैयार की जा रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है और उससे फिर बॉडी एनर्जी ले रही है। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज न्यूट्रिशन। नाउ द न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स क्या हैं? ये कुछ खास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूज फॉर एनर्जी एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। इसके बाद लास्ट में बेटे उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में भी यहाँ पे ही आइडिया दे दिया है। आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफ्स या हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर या उनसे लेते हैं एंड डिपेंड ऑन अदर्स, दे आर नेम्ड एज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था 5 किंगडम्स में भी कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जबकि किंगडम एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। इसके बाद बेटे ये जो नेक्स्ट टॉपिक हैं हमारे, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। मिनरल न्यूट्रेंट्स इन प्लांट्स, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी नहीं है। इसके साथ हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, components of human food। सबसे कॉम्प्लेक्स फूड जो है इस वक्त तमाम एनिमल्स में से बच्चों ह्यूमन बींग्स की है। वैसे तो प्लांट्स भी फूड तैयार करते हैं, एनिमल्स भी इनटेक करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनको मार के खाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड है दैट इज़ द फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि इंसान की खुराक इसलिए भी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज देयर आर मोर बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन देयर बॉडीज़। तो यहाँ पर जो ह्यूमन फूड के लिस्ट में चीज़ें शामिल हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, देन प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंड देन फाइबर्स, वाटर and dietary fibers. All these are included in the dietary fibers, lipids, carbohydrates, protein, minerals, vitamins and water. अब ये है components of human food. This is the main topic. इसमें सबसे पहले जो चीज़ जिसको हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं that is कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स और स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेन एनर्जी
सोर्स हैं, क्योंकि हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट या हाफ से भी ज़्यादा 2/3 एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड विद द कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स हैं। वैसे तो बच्चों लिपिड्स भी एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स भी एनर्जी देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से इसलिए भी मिलती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर ओनली द एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स, जबकि लिपिड्स और प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करने का काम तो करते ही हैं, बट दे आर ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी। एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये बॉडी का हिस्सा भी बनते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स ने क्या काम करना है, सिर्फ एनर्जी देनी है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स हैं। ग्लूकोज जो है इनमें सबसे कॉमन है, ग्लूकोज सबसे कॉमन है। उसके बाद फ्रक्टोज है, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, ये हमें डिफरेंट डाइट से मिलते हैं। लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, all these are the components of starch, sucrose, lactose, fructose and glucose are the members of carbohydrate। और मेन एनर्जी सोर्स है, हाफ टू 2/3 एनर्जी is gained by कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जा रही है। जी बच्चों, अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ये है इसकी एनर्जी वैल्यू, क्योंकि इसने सिर्फ एनर्जी देनी है। और इसके मेन मेंबर्स हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, इसके बाद इसके सोर्सेस की बात करेंगे कि ह्यूमंस कौन कौन सी डाइट को लेंगे तो उनको फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी, लाइक पास्ता, बीन्स, राइस। उसके बाद जो हमारी बुक में दिए हैं पोटैटो, ब्रेड, पोटैटोस, ब्रेड, इन सब डाइट्स को खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे एंड सीरियल्स दीज आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, आपने इस टॉपिक में ये तो पढ़ लिया है कि एनर्जी सोर्स है, मेन एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमारी बॉडी को एनर्जी देनी है। हाफ से 2/3 एनर्जी इज गेन्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च आर द मेन कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, जबकि इसके सोर्सेज यानी आप कौन सी डाइट खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, पास्ता, बीन्स, राइस, पोटैटो, ब्रेड एंड सीरियल्स। इन सब चीज़ों को खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट मिलेगी, जिससे आप एनर्जी गेन कर सकते हैं। ये है आज का लेसन, और ये लॉन्ग में तो आता ही है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इसमें से एनर्जी वैल्यू, सोर्सेस, ये सब शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हेडिंग्स भी दे दीजिएगा आप लोग। ओके, आज इसको याद करना है आपने।